हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज आप सभी के लिए लेके आया बेटा जैव बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 1। राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? आई होप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो जैव हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके बाकी लेक्चर्स भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इतना बड़ा लेक्चर दे दिया जाए कि जो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओ। तो लेक्चर की ड्यूरेशन 1 से सवा घंटे के आसपास ही रहेगी। ठीक है, सारे नोट साथ में बनाने हैं। ठीक है, लाइव क्लास में आप बना लेते हो, बट ऐसा मत सोचिएगा कि रिकॉर्डेड है, जरूरत नहीं है। नहीं, सारे नोट साथ में ही बनाने हैं आपको। हर एक चीज समझ में आएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो जैव से आएगा और आपसे ना हो पाए। बहुत इजी क्वेश्चंस लगेंगे आपको आने वाले पेपर में। यहाँ पर जब पढ़ाएंगे सारी चीज आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगी। और वैसे भी यार, ये तो चैप्टर तुम्हारा है, मतलब तुम लोग मेरे को पढ़ाओगे। ठीक है, मतलब इस तरीके का रहना चाहिए, क्योंकि बायो वालों के लिए बायोमोलिक्यूल्स क्या ही चैप्टर होता है। ठीक है, बट फिर भी अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वही सेम चीज हमारे पास यकीन नीट हिंदी से आपको डॉक्टर बनने तक का सफर तय करना है। ठीक है, और यहां पर आज जो अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, और कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेक्राइड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मोनोसेक्राइड। क्लियर? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पास कि यार ये कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, तो नाम से देखते हैं अपन। नाम ही बता देगा हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो कार्बोहाइड्रेट में देखो कार्बो यानी कि हमारे पास कार्बन। ठीक है, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। हाइड्रेट किसको बोलते हैं अपन? H2O। इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट वो यौगिक होंगे जो कार्बन के क्या होंगे? हाइड्रेट होंगे। वो यौगिक जो कार्बन के हाइड्रेट है उनको अपन क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। बोले सर ये तो वो वाली परिभाषा हो गई, मतलब जो अपन नॉर्मली देते हैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, कुछ आ नहीं रहा है। बोले मेला क्या है, दशहरे का मेला क्या है, या 26 जनवरी क्या है। 26 जनवरी सर एक डेट है जो जनवरी में आती है, और सर ये 26 जनवरी को ही आती है ना। तो वो वाली बात नहीं करनी है अपन को यहाँ पर। हाँ, बट यहाँ इसकी परिभाषा यही है कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे यौगिक जो कार्बन के हाइड्रेट है। अब कितने हाइड्रेट होंगे तो उसके आधार पर इनको बोला कि हमारे पास जो पुरानी परिभाषा है, ये ओल्ड ओल्ड परिभाषा में क्या है कि भाई कार्बन के हाइड्रेट, तो कार्बन मान लीजिए एक्स है, तो हाइड्रेट कितने हो गए? वाई। तो ऐसे यौगिक जिनको अपन इस सूत्र में रख सकते हैं, CxH2O वाले सूत्र में रख सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। क्लियर है? उनको अपन क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। बोले सर ठीक है। बोले उदाहरण? बोले देखो उदाहरण देखो, ऐसी क्या बात है। x बराबर मान लीजिए आपने रखा 6 और y बराबर क्या रखा? 6। जरूरी नहीं बराबर हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास ये बन जाएगा C6। क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया C6H। यहां 6 आएगा, 6 दूनी 12 हो गए, और ऑक्सीजन कितने आ गए? 6। तो C6H12O6 ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज बोल सकते हो, फ्रक्टोज बोल सकते हो। क्लियर? सेम चीज ऐसे ही काफी सारे हमारे पास मिले, बट दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि अगर मैं x बराबर 2 रख दूं और y बराबर भी 2 रख दूं, यदि x बराबर 6 और y बराबर 6 रखा मैंने, तो ये आया। यदि x बराबर 2 और y बराबर 2 रखे तो हमारे पास सूत्र बन रहा है C2H4O2। क्लियर है? अब इसकी अगर मैं संरचना बनाऊं हमारे पास, तो यहां पर इस तरीके की संरचना बन रही है CH3 C डबल बॉन्ड OOH। क्या ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है? तो आंसर है नो। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी परिभाषा है वो तो काम नहीं कर रही है। ये हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है, पुरानी परिभाषा है। क्लियर है? कि कार्बन के हाइड्रेट जो होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे यौगिक जिनको इस सूत्र द्वारा लिखा जा सकता है वही कार्बोहाइड्रेट होंगे। बट इस सूत्र में तो हमारे पास x बराबर 2 y बराबर 2 रखा, तो ये इस सूत्र के अनुसार तो है, बट ये कार्बन के हाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, ये तो हमारे पास एसिटिक अम्ल है। क्लियर है? इथेनॉइक अम्ल है। तो इसलिए हमारे पास ये परिभाषा नहीं। फिर आई नई परिभाषा जो कि बहुत शानदार है। तो सबसे छोटी परिभाषा, नई परिभाषा, छोटे शब्दों में लिखेंगे अपन। क्या है? ध्रुवण घूर्णक, यही लिखना है आप। ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। बस खत्म कहानी।
इनको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन। ध्यान से देखना, एक एक, अब बस इतना ही है, परिभाषा खत्म है भाई, और ये हमेशा सत्य है। ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक का मतलब होता है कि हमारे पास प्रकाशिक सक्रिय जो पीपीएल को घुमा सके। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहली बात तो यह कि सर इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, यस, प्रकाशिक सक्रिय होंगे। क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्या है इसमें, दूसरा हमारे पास जो टर्म दे रखा है वो दे रखा है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH। तो इसका मतलब यह है कि एक से अधिक OH, ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब ये ऐसे यौगिक होंगे जो पहली बात तो प्रकाश से सक्रिय होंगे, इनके पास एक से अधिक OH होंगे, 2 3 4 5 इस तरीके से होंगे, और होंगे क्या, ये यहां पर होंगे एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब ये वो क्रियात्मक समूह, इनके पास क्या रहेगा, या तो एल्डिहाइड रहेगा या कीटोन क्रियात्मक समूह रहेगा। तो या तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह रहेगा, या फिर हमारे पास क्या रहेगा, कीटोन क्रियात्मक समूह। तो ऐसा भी बोल सकते हो आप कि पॉलीहाइड्रोक्सी प्रकाशिक सक्रिय एल्डिहाइड या कीटोन को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आप कैसे भी बोल सकते हो, बट बिल्कुल सिंपल परिभाषा, ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन। अगर मैं सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें, सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट, तो वो है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या हमारे पास, ग्लिसरॉल्डिहाइड। जैसे मतलब जैसे क्या, संरचना बना देते हैं अपन इसकी। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या रहता है हमारे पास, देखिए यहां पर आ गया CHO, तो एल्डिहाइड या कीटोन है, एल्डिहाइड है। उसके बाद यहां पर आ गया OH, यहां H, और यहां पर क्या आ गया CH2। तो एक ही किरेल कार्बन है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा हमारे पास, एक ही किरेल कार्बन है ना, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि सर ये हमारे पास प्रकाशिक सक्रिय है ही है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं हमारे पास तो एक और रहता है, कॉपी तो कर दी, आप पेस्ट कहां से करेंगे भाई। डुप्लीकेट बना देते हैं, हाँ ठीक है, चलो आओ। देखिए अब दूसरा हमारे पास क्या है इसी में, सॉरी, ये OH, ये H, इसको हटा दिया मैं। ये आ गया OH इधर, ये आ गया H इधर। और ये एक ऐसी चीज है जो आपको आती है, क्योंकि ये पहले पढ़ा चुके हैं अपन GOC में। राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे, ये राइट साइड में ना मुख्य क्रियात्मक समूह ऊपर है, और राइट साइड में OH है लास्ट क्रियल कार्बन पर, या तो एक ही है, तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या आ जाएगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर क्या है OH हमारे पास लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये सबसे छोटे क्रियात्मक समूह। अब मतलब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे अपन पूरे चैप्टर में, ये तो पढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास कॉमन सी परिभाषा होगी हमारे पास, ये मॉडर्न परिभाषा है जो कि सही है। ये हमारे पास क्या है, मॉडर्न, आप लोगों की जैसे। क्लियर है भाई, डन, मॉडर्न परिभाषा है, डन है। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं अपन, अब करते हैं इनका वर्गीकरण, कि सर ये तो आपने स्मॉलेस्ट बता दिया, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे होंगे ना, यस बहुत सारे हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास इनके वर्गीकरण की। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्गीकरण आता है, सबसे पहले क्या आता है भाई साहब, ये क्या आ गया, ये तो लिखा तो सही था अपन ने, और कहीं भी ऐसा है, ऐसा मैं देख लेता हूं, अगर और कहीं भी होगा तो इसको ठीक करना पड़ेगा। यस, कहीं कहीं पर दे रखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब चल जाएगा। ठीक है, मैं खुद ठीक कर देता हूं इसको। चलिए भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर
ये जो वर्गीकरण है हमारे पास, ये किसके आधार पर है? ये हमारे पास जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं। जल अपघटन के आधार पर अपन इनका वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक भाषा दिख रही होगी आपको, मेरे को लग रहा है। एक्स्ट्रा कलर कहां से आएगा यार? तो ये हमारे पास जो कलर आ रहा है लगभग यहां से इस तरीके का है क्या? आई थिंक काफी हद तक मैच करेगा। नहीं, चलो देखते हैं। आई थिंक हो गया है। वाह, पहली बार फीचर यूज किया है मैंने। इसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। दूसरा वाला हमारे पास कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड। आ जाए भाई, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास तीन प्रकार से अपन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है हमारे पास मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगो, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। नाम से ही पता चल रहा है मोनोसैकेराइड। ये हमारे पास मोनो का मतलब होता है एक। तो सबसे पहले अपन यहां पर लिखेंगे इनका, लिखो फर्स्ट पॉइंट, इनका जल अपघटन नहीं होता है। इनका क्या नहीं होता है? जल अपघटन नहीं होता है। क्लियर है? इनका जल अपघटन नहीं होगा। जो मोनोसैकेराइड है हमारे पास, इनका जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। तो अगर मैं इनका जल अपघटन की बात करूंगा, इनके जल अपघटन की अगर अपन बात करेंगे हमारे पास, तो क्या है? इनके जल अपघटन पर, जल अपघटन पर, जल अपघटन पर 2 से लेके 10, 2 से 10 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। ओलिगोसैकेराइड के जल अपघटन पर 2 से 10, अगर 2 होंगे उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। अगर हमारे पास 2 हो रहे, मतलब यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है? ओलिगो दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास? ओलिगोसैकेराइड दे रखा है, ठीक है। इसका मैंने अभिक्रिया करवाई किसके साथ? जल के साथ। ओलिगोसैकेराइड दे रखा है, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराई मैंने, H2O। तो यहां पर क्या मिले? मान लो मेरे को 2 मोनोसैकेराइड मिले। कितने मिले? 2 मोनोसैकेराइड। तो अब मैं ओलिगोसैकेराइड को अलग से भी बोल सकता हूं, और उसको मैं क्या बोलूंगा? अगर 2 मिल रहे हैं तो इसको बोल देंगे अपन कि यार ये ओलिगो बोल लो, या इसको क्या बोल लो? ये डाइसैकेराइड भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? डाई। क्यों? क्योंकि इसके जल अपघटन पर अपन को कितने मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं? 2। तो अगर जिनसे 2 मिलेंगे उनको बोल देंगे डाई, जिनसे 3 मिल रहे हैं उनको बोल देंगे ट्राई, जिनसे 4 मिल रहे हैं उसको बोल देंगे टेट्रा, 5 मिल रहे हैं पेंटा। तो इस तरीके से अपन इनको बोल देंगे। क्लियर है कि भाई? डन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बोले पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड है जिनमें 10 से भी ज्यादा हो जल अपघटन पर,
जल अपघटन पर 2 से 10 सॉरी 10 से अधिक जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। क्लियर है? जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। क्लियर है? डन भाई। इनकी अगर मैं बात करूं नॉर्मल तरीके से तो ये जनरली मतलब स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, स्वाद में मीठे होते हैं, स्वीट, तो इसलिए इनको शुगर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शुगर भी बोल देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है जल में H बंधन द्वारा, जल में H बंध के कारण घुलनशील होते हैं। जल में H बंधन के द्वारा मैंने आपको पहले बताया हमारे पास कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक यौगिक है, कोई भी क्या है? ऑर्गेनिक यौगिक, वो जल में घुलनशील तभी होगा अगर वो जल के साथ H बंध बनाता हो। जैसे कि अल्कोहल है, वो जल में घुलनशील होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो घुलनशील होते हैं, एमाइंस है, वो काफी हद तक घुलनशील होते हैं, क्योंकि सभी H बंध बना सकते हैं। तो ये भी H बंध बना सकते हैं हमारे पास, और इनमें कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे जाओगे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो जल में उतने ज्यादा घुलनशील नहीं होते हैं। क्लियर है? डन है भाई। ये आ गया हमारे पास। इनके उदाहरण देख लो हमारे पास। उदाहरण फेमस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। क्लियर है? ये सब क्या है हमारे पास? इनके उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइसैकेराइड के उदाहरण की अगर बात करें तो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। ठीक है, जल अपघटन पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड देते हैं, स्वाद में ये भी मतलब मीठे ही रहते हैं। ठीक है, H बंध मतलब वाटर के साथ थोड़े घुलनशील रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर आएगा हमारे पास, इसके उदाहरण क्या है? सुक्रोज, सुक्रोज बोल देते हैं वैसे। और क्या हो गया हमारे पास? क्या बता रहे थे अपन इसके? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज आदि, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि, ये इसके उदाहरण है। क्लियर है? जल अपघटन पर 10 से अधिक मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? 10 से अधिक मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। ये स्वाद में मीठे उठे नहीं होते भाई। पॉलीसेक्राइड ये स्वाद में मीठे उठे नहीं होते हमारे पास। क्लियर है? जल में भी घुलनशील बहुत कम रहेंगे। ये जल में थोड़ी घुलनशील है, ये जल में कम घुलनशील, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या और भी ज्यादा रहने वाली है। तो इसके उदाहरण है हमारे पास स्टार्च, फेमस क्या है हमारे पास? स्टार्च है। क्लियर है? सब लोग जानते हो, मेरे हिसाब से स्टार्च को तो कौन ही नहीं जानता। बायो की छात्र हो चाहे नहीं हो, अपन ये स्टार्च को तो सब लोग जानते ही है। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? सबसे पहले वापस से देखते हैं, जल अपघटन के आधार पर या जब अपन कार्बोहाइड्रेट उनकी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके आधार पर 3 प्रकार से अपन वर्गीकृत करते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जिनका जल अपघटन नहीं हो रहा, ओलिगो जिनमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं जल अपघटन के पश्चात। क्लियर है? और नेक्स्ट मतलब जल अपघटन के पश्चात यही मिलेंगे अपन को। ठीक है, और नेक्स्ट आता है पॉलीसेक्राइड, 10 से भी ज्यादा मिल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। उदाहरण हमारे पास आ गए यहाँ पर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इनके उदाहरण हो गए सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये इसके उदाहरण है। सेलुलोज भी लिख लो आदि। सबको अपन पढ़ेंगे, मतलब 2-2, 3-3 पढ़ेंगे, इसके 2 पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 पढ़ेंगे, उसके 2 पढ़ेंगे, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है? ये तो आ गया हमारे पास एक। दूसरा अब आते हैं अपन सबसे ज्यादा, मतलब सभी पढ़ने वैसे तो,
मोनोसेकेराइड देखते हैं, तो मोनोसेकेराइड का भी अपन आगे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोसेकेराइड का वर्गीकरण। तो मोनोसेकेराइड में अगर मैं बात करूं हमारे पास, तो इन मोनोसेकेराइड्स को अपन क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह, ये अभी लिखना नहीं है, एनसीईआरटी की टेबल है, मुख्य क्रियात्मक समूह तथा कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास यहां पर अगर 3 कार्बन दे रखा है, तो देखो ये सबसे पहले आपको देखना है ये वाली चीज, ये बहुत सिंपल सी चीज है। 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ट्राइओज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज और 7 को हेप्टोज। 7 तक ही रहते हैं मोनोसेकेराइड, उसके बाद नहीं रहेंगे। 3 को क्या बोलेंगे हमारे पास ट्राइओज, 4 को टेट्रोज, 5 को पेंटोज, 6 को हेक्सोज और 7 को क्या बोलेंगे हेप्टोज। क्लियर है। अगर हमारे पास मुख्य क्रियात्मक समूह, अगर हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है, तो उसको बोलते हैं अपन एल्डो। क्या बोलेंगे एल्डो। क्लियर है। पूर्व लगन क्या लगाएंगे एल्डो। अगर हमारे पास मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है कीटोन है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कीटो। पहले हिंदी लिख देते हैं, क्या बोलेंगे उसको कीटो। क्लियर है। अब जैसे मान लो, ध्यान से देखना, मान लीजिए हमारे पास 4 कार्बन हो प्लस एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को तो क्या बोलते हैं टेट्रोज, बट क्रियात्मक समूह क्या है एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं एल्डो टेट्रोज। अगर यहीं पर मान लो कि हमारे पास ऐसे बोल दे तो 5 कार्बन है और क्या है कीटो, तो मुख्य मतलब पूर्व लगन क्या लग गया कीटो, और 5 को क्या बोलते हैं पेंटोज, तो कीटो पेंटोज। और आप ये मत सोचना कि सर ये क्यों ही बता रहे हो, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब देखो 3 कार्बन है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह एल्डो ट्राइओज, 4 कार्बन को एल्डो टेट्रोज, 5 को एल्डो पेंटोज, 6 को एल्डो एक्सोज, 7 को एल्डो हेप्टोज। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 6 कार्बन है एल्डिहाइड क्रियात्मक, तो एल्डो एक्सोज, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज में मुख्य क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड, 6 कार्बन रहते हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे एल्डो एक्सोज है, तो ग्लूकोज एक एल्डो एक्सोज का उदाहरण है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगर कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह है तो कीटो ट्राइओज, बस इसके आगे लगाते जाओ, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो एक्सोज और कीटो हेप्टोज। तो ये हमारे पास है क्रियात्मक समूह के उदाहरण के आधार पर अपन ने यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, डन है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं हमारे पास कीटो, इसका अगर मैं उदाहरण दूं हमारे पास, तो इसका उदाहरण है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो इसी का उदाहरण है। क्लियर है। स्ट्रक्चर भी देखेंगे। कीटो एक्सोज का अगर उदाहरण की बात करूं तो वह है फ्रक्टोज। क्लियर है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है फ्रक्टोज, इसका उदाहरण है। क्लियर। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। डन है भाई, ठीक है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं इसमें आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई साहब सबसे पहले अपन ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे, तो ग्लूकोज बनाने की विधियां देखते हैं। ग्लूकोज बनाने की विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो अपन अलग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपन सुक्रोज से। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां मत देखना भी, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इधर देखो C12 H22 और O11, ये हमारे पास सुक्रोज। इसकी अभिक्रिया जब मैं H2O के साथ करवाऊंगा तो ये जो सुक्रोज है ना डाइसैकेराइड है, सुक्रोज जो हमारे पास वो क्या है डाइसैकेराइड। ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया जब मैं H2O के साथ करवाऊंगा तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो मेरे पास टोटल लेफ्ट साइड में कार्बन है 12, तो 6 कार्बन आ जाएंगे, तो यहां पर आ गया C6। क्लियर है। हाइड्रोजन कितने बोले 22 नहीं 22 और 2 24, तो C6H12। और ऐसे ही ऑक्सीजन भी 11 नहीं, ऑक्सीजन कितने 12 है, तो 12 का आधा 6 प्लस यहां पर भी आ गया C6H12O6। तो भाई साहब ये 2 बनते हैं, दोनों भाई है, एक है ग्लूकोज एक है फ्रक्टोज, तो ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया प्लस फ्रक्टोज, और समान मात्रा में बनते हैं, मतलब जितने मोल ग्लूकोज के बनेंगे उसके किसके बनेंगे फ्रक्टोज के। अब कौन सा ग्लूकोज कौन सा फ्रक्टोज होता है ये भी अपन बात करेंगे, बट वो बात करूंगा तब मैं आपको सुक्रोज पढ़ाऊंगा तब। अभी नॉर्मल कि भैया सुक्रोज के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या किया अपन ने, यहाँ पर कुछ नहीं किया, H2O को जोड़ दिया और आधे आधे भाग में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। सेम ऐसी अभिक्रिया एक और है हमारे पास, सुक्रोज वाली हो गई, तो सेम अभिक्रिया का है स्टार्च या सेलुलोज, जो कि हमारे पास अगर आपको याद हो तो पॉलीसैकेराइड में थे।
किसमें है? पॉलीसेकेराइड, सुक्रो स्टार्च सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे, मोनोसेकेराइड 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा क्या है? मोनोसेकेराइड। तो यहां पर भी देखो हमने क्या किया है, ये रहा। तो अब क्या करना है हमारे पास? कार्बन देखो एक, अगर मेरे को एलडी ये ग्लूकोज बनाना है तो 6 कार्बन चाहिए। H2 के साथ अभिक्रिया करने से कार्बन तो बढ़ेंगे नहीं, तो हमारे पास जो इसका सूत्र बनाएंगे यहां पर तो 6 कार्बन उसमें आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? 6 कार्बन आ गए। उसके बाद एक इसके स्टार्च के साथ, यहां पर मतलब स्टार्च की एक यूनिट रहेगी, उसके साथ एक H2O। तो मेगो ग्लूकोज में कितने चाहिए? 12। तो 10 यहां पर है, 2 यहां से आगे 12। ऑक्सीजन 5 लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहां से आ जाएगा, तो ये सूत्र बन जाएगा। तो देखो C6H10O2 सॉरी O5, तो C6 था, C6 H10 और 2 12 आ गए, ऑक्सीजन 5 और एक 6 आ गया, तो ये बन गया हमारे पास ग्लूकोज। तो सिंपल सी रिएक्शन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपन यहां पर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब आते हैं ग्लूकोज के साथ, चाहे तो आप ये बोल दो ग्लूकोज की रासायनिक गुण, या ये बोल दो ग्लूकोज की संरचना। क्योंकि अब अपन क्या करेंगे कि कोई भी मतलब ऐसा ही यही तरीका होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई यौगिक है, उसमें आपको पता करना है कौन सा क्रियात्मक समूह है, किस तरीके की उसकी संरचना है, मतलब साकित है नहीं है, इस तरीके। तो क्या करते हैं अपन? अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके हमारे पास क्या उत्पाद बन रहा है उसके आधार पर अपन पता लगाते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले ये कॉपी करिए, देन अब यहां से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं कहीं से भी, क्योंकि इस चैप्टर की खास बात यह है कि कहीं से पूछे जा सकते हैं। ग्लूकोज की संरचना बोल लो, या बोल लो ग्लूकोज के रासायनिक गुण, कुछ भी बोल लीजिए, दोनों चीजें चल रही है भाई साथ के साथ। ग्लूकोज की संरचना बोल लो, या क्या बोल लो? ग्लूकोज के रासायनिक गुण बोल लो, एक ही बात है। भाई साहब कुछ तो खतरनाक हुआ है, क्या हुआ है ये पता नहीं, देखते। ठीक है, तो इसको जान देते हैं, ये नहीं करेंगे अपन ये वाला खेल। ठीक है, ठीक है, चलो डन है। तो सबसे पहले देखो, रेड फॉस्फोरस पहली, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, लाल फॉस्फोरस, लाल P प्लस HI के साथ अभिक्रिया। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हर एक अभिक्रिया क्या बता रही है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, सिर्फ उत्पाद बनाने से मतलब नहीं है। तो इसके साथ जब अपन अभिक्रिया करते हैं तो देखो ग्लूकोज होता क्या है, ये हमारे पास CHO, यहां पर है CHOH, कितने? 4। किस तरीके से जुड़े हुए वो अपन आगे बात करेंगे अभी। और यहां पर क्या है? CH2OH। तो जब मैं इसकी रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो ये ऑप्शन अपन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया आएंगी सारी वो आएंगी जो अपन पढ़ चुके हैं, सारी, कोई दिक्कत ही नहीं है, नया कुछ है ही नहीं। तो यहां पर अगर देखेंगे हमारे पास, तो यहां क्या है? लाल फॉस्फोरस प्लस HI के साथ अभिक्रिया दे रखी है, तो ये क्या करता है? सबको एल्केन में बदल देगा। तो 1 4 5 और 1 6, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा। क्या मिल गया? नॉर्मल हेक्सेन। डन है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रिया का उत्पाद आपको ये बताता है कि हमारे पास जो कार्बन है, 6 कार्बन है, सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए। तो इस अभिक्रिया द्वारा क्या पता है? इस अभिक्रिया द्वारा पता चलता है कि भाई जो इसकी संरचना आप बना रहे हो उसमें 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। छह कार्बन किस में जुड़े हैं? सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, ये इस बात को बताता है। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट हो गया, डन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन यहीं पर। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। लाल फॉस्फोरस प्लस HI के साथ अभिक्रिया हो गई। अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। ये तो पता लग गया कि हमारे पास भाई साहब यहां पर कि 6 कार्बन हमारे पास किस में जुड़े हैं? सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। 6 कार्बन किस में जुड़े हैं? सीधी श्रृंखला में। अब अगर मुझे ये पता लग जाए कि भाई इसमें क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं तो मजा आ जाए, हाँ है ना।
अगर अपन को ये पता लग जाए कि हमारे पास इसमें क्रियात्मक समूह कौन कौन से जुड़े हैं तो मजा आ जाए, हाँ या ना? मानते हो नहीं मानते इस बात को? मानते हो ना भाई? इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? ठीक है, तो अब अपन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, पहले इसका कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यार ये नया है ना तो इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ा। ठीक है, अब आ जाइए। सबसे पहले अब अपन को पता करना है कि हमारे पास यार इसके पास क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। तो नंबर दो देखते हैं अपन, HCN के साथ अभिक्रिया करें। HCN के साथ अभिक्रिया, तो HCN के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो यहां पर बन रहा है CHO तो है ही, तो इस CHO को मैं ऐसे बना दूं क्या आप लोगों के लिए, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, यहाँ पर क्या है 4 CHOH, मतलब 4 2 डिग्री एल्कोहल है, और देन क्या है हमारे पास यहाँ पर आ गया CH2OH। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब आप इसकी HCN के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आप सभी को पता है कि HCN के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास एल्डिहाइड समूह करेगा, तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनेगा H प्लस CN माइनस, तो ये बंदा ऐसे घूमेगा और यहाँ से जो CN माइनस है वो यहाँ अटैक कर देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो COH HCN, लेफ्ट राइट कहीं पर भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। यहाँ पर क्या CHOH ऑल 4 और ये आ गया CH2OH। डन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर HCN के साथ अभिक्रिया कर रहा है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है ना भाई, तो ग्लूको और साइनोहाइड्रिन ये बन ही रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ठीक है, ऐसे सेम एक और अभिक्रिया करते हैं पता लगाने के लिए कंफर्म, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसी में हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल नंबर 3 NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो अगर इस वाले में अपन बात करें तो अगेन हमारे पास वही सेम चीज क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है C डबल बॉन्ड OH ये है, और इसकी अभिक्रिया वही CHOH है, अभी तो पहले इसकी संरचना बना देते हैं, ये आगे 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2OH ये दे रखा है। तो इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएंगे तो जो अभी तक करते आए वही सेम है, एल्डिहाइड या कीटोन जब हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं अपन, डब्बा बनाते हैं, डब्बे में पानी भरते हैं और पानी लेके मतलब पानी भर के बाहर निकाल देते हैं उसको, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये ऑक्सीजन लिया, यहां से H2 लिया, एक ऑक्सीजन लिया एक H2O, क्लियर है, H2 लिया तो यहां से क्या हो जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा, और H2 बाहर जाके क्या आ जाएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या आ गया OH, और देन क्या है यहाँ पर आ गया CHOH कितने 4 और देन क्या आ गया CH2OH, तो ये बन गया हमारे पास ऑक्जिम। ग्लूकोऑक्जिम बोल सकते हो आप चाहो तो, ग्लूकोऑक्जिम, ग्लूकोज का बन रहा है ना तो ग्लूकोऑक्जिम। तो अब देखो हमारे पास ये दोनों अभिक्रिया क्या बताती है, ये दोनों अभिक्रिया बताती है, अब यहां पर ऐसा क्या पता चल रहा है कीटोन है या एल्डिहाइड है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता वो भी देता, ये अभिक्रिया भी अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता तो वो भी देता, तो यहां पर ये बोलेंगे अपन कि ये दोनों अभिक्रियाएं, लिखेंगे हर एक चीज लिखवाऊंगा, ये दोनों अभिक्रियाएं ये दोनों अभिक्रियाएं कार्बोनिल
कार्बोनिल बोलते हैं इसको, बता ही रखा है वो तो। समूह की उपस्थिति बताती है, क्या बताती है? इनकी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति बताती है। ये दोनों अभिक्रिया क्या बताती है? कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बताती है। क्लियर है? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास तीन अभिक्रिया होगी। अब ये तो पता चल गया कि यार हमारे पास क्या है? कार्बोनिल समूह है, पर अब ये पता नहीं चल रहा कि सर कितने, मतलब कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो अब उसके लिए अपन करते हैं, हमारे पास यहां पर है नेक्स्ट 3 हो गई, 4, चौथी अभिक्रिया Br2 प्लस H2O की अभिक्रिया। ये भी क्या होता है? मंद ऑक्सीकारक होता है। यह केवल और केवल क्या करता है? हमारे पास एल्डिहाइड को अपचयित करेगा, और किसी को नहीं करता है, एल्डिहाइड को करता है। तो ये क्या है? Br2H2O के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास Br2 प्लस H2O के साथ अभिक्रिया। तो अगेन करते हैं, हमारे पास क्या है? CHO, और यहां पर क्या है? CHOH, कितने? 4, और देन क्या आ गया? CH2OH। तो इसके साथ जब मैं Br2 प्लस H2O की अभिक्रिया करवाऊंगा, तो CHO जो है इसका ऑक्सीकरण होगा केवल, ये मंद ऑक्सीकारक है, तो केवल क्या करेगा? इसका हमारे पास ऑक्सीकरण करेगा। तो इस भाई का ऑक्सीकरण करके कहां भेज देगा इसको? यहां आ जाएगा COOH, और बाकी किसी का कुछ नहीं करेगा, CHOH का होल 4, और क्या आ गया? CH2OH। तो ये अभिक्रिया क्या बताती है? ये अभिक्रिया बता देती है आपको कि भाई साहब आपके पास जो है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। ये अभिक्रिया क्या बताती है? आपके पास एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। क्लियर है? इसका नेम है, यहां पर नाम में ब्रोमीन, इसके अभिक्रिया में ब्रोमीन में क्या आ रहा है? आर आ रहा है, तो इसके नाम में आर नहीं आएगा, इसका नाम है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। ऐसे ही 2 अभिक्रिया और याद करवाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। कौन कौन सी? फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये मैंने क्यों बोला अभी बताता हूं आपको। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5, नंबर 5 में हमारे पास HNO3 के साथ अभिक्रिया। HNO3 क्या करता है भाई? हमारे पास यह है एल्डिहाइड एवं, यह है एल्डिहाइड एवं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। यह एल्डिहाइड एवं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। तो HNO3 के साथ अभिक्रिया में अब देखिए हमारे पास क्या आएगा। अभी अपन देखेंगे कि हमारे पास इस अभिक्रिया ने क्या बताया। ये हमारे पास बता देता है कि भाई यहां पर हमारे पास Br2 प्लस H2O, यह अभिक्रिया क्या बताती है? यह अभिक्रिया एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को बताती है। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर ये मंद ऑक्सीकारक है तो ये एल्कोहल जो है ये भी एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीकृत होनी चाहिए थे। सही बात है, आपका डाउट बिल्कुल जायज है, बट बेटा ये बहुत मंद ऑक्सीकारक है, तो एल्कोहल को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता, केवल एल्डिहाइड को ही कर पाता है। क्लियर? डन? चलिए भाई, ये आ गया। हाँ भाई, यह एल्डिहाइड एवं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है।
और HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर क्या करेगा हमारे पास, ये है CHOH, तो ये तो सबके सब क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है, और यहां पर क्या आ जाएगा CH2OH। तो जब ये HNO3 इसके साथ अभिक्रिया करेगा, HNO3 के साथ जब इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा हमारे पास, ये पेन थोड़ा ढंग का सा मिल जाए तो स्वाद आ जाए, पता नहीं। ओ भाई साहब, ये कैसा है, ये तो मिट रहा है वापस। ये भी नहीं, यही चला लेते हैं अपन। HNO3 के साथ अभिक्रिया, किस साथ अभिक्रिया कर रहे हैं अपन, HNO3 के साथ। HNO3 के साथ करेंगे तो ये एल्डिहाइड है, इसको बदलेगा COOH में। एल्डिहाइड है वो किस में बदल गया, COOH। 2 डिग्री एल्कोहल है वो सेम टू सेम वैसे ही है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये 2 डिग्री एल्कोहल कैसे है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं संरचना कैसी है। CHO, फिर आएगा यहां पर CHOH, 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 ऐसे जुड़े हुए 4। तो अब ये कार्बन 1 और 1 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी सेम 2 कार्बन से, तो ऐसे ही चल रहे हैं हमारे पास। क्लियर, तो इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल बोला। और नीचे वाला भी हमारे पास किस में बदल जाएगा, COOH में। क्लियर है। अब इसलिए मैंने देखो इसके नाम में, इसके जिसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं उसके खुद के नाम में N है, उसके मतलब उसमें N है, तो यहां इसके नाम में N नहीं आएगा, इसके नाम में N नहीं आएगा। यहां पर इसके नाम, इसकी जिसके साथ अभिक्रिया कर रहे थे उसमें नाम में N नहीं है, तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है N, मतलब R आ रहा है, यहां पर हमारे सॉरी N आ रहा है ग्लूकोनिक। तो यहां पर क्या आएगा, इसका नेम होता है सैकेरिक। यहां पर आ रहा है ना, वो यहां पर आ गया, इसको बोल क्या बोलते हैं, सैकेरिक अम्ल। सैकेरिक अम्ल, क्योंकि दिमाग में ये नहीं रहता कि यार एक COH वाला सैकेरिक है या ये, तो HNO3 प्रबल है तो 2 COH रहेंगे। अगर हमारे पास, अच्छा इसके साथ भी अगर HNO3 अभिक्रिया करेगा, इसके साथ भी अगर HNO3 अभिक्रिया करेगा तो यही लिख लेना, यहां पर भी अगर इसके साथ भी अभिक्रिया होती तो यही उत्पाद बनेगा, क्योंकि ये तो COH में ही 1 डिग्री अल्कोहल को भी ये किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा COH में। क्लियर है। तो अगर ग्लूकोनिक अम्ल की अभिक्रिया HNO3 के साथ करते हैं तो वो भी सैकेरिक अम्ल ही बनाएगा। क्लियर, डन। तो यहां से अपन को पता चल गया कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। अब इससे अपन को पता चल जाएगा कि हमारे पास यहां पर क्या है, ये अभिक्रिया क्या बताती है कि यहां पर एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और एक क्या है 1 डिग्री। क्लियर, डन। क्योंकि एल्डिहाइड का तो यहीं से पता चल गया कि भाई इसमें एल्डिहाइड है। अब अपन को देखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल है या नहीं है, तो उसका यहां से पता चल गया। क्लियर, डन, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई एक 1 डिग्री एल्कोहल है, बट हमें ये पता चला था कि 6 कार्बन है, तो 2 कार्बन का पता चला कि एक जगह हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और एक जगह क्या हमारे पास एल्डिहाइड है, बट बाकी 4 कार्बन पर क्या है उसका कोई आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट अभी अभिक्रिया करते हैं अपन, 5 हो गई। नेक्स्ट नंबर 6, एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, एनहाइड्राइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा हमारे पास, देखो यहां पर क्या दे रखा है CHO और यहां पर क्या CHOH और यहां पर कितने हैं 4 और यहां क्या दे रखा है CH2OH। तो इसकी अभिक्रिया मेरे को किसके साथ करवानी है, एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। तो वही सेम ये एल्कोहल है, तो ये भी एल्कोहल है, यहां भी एल्कोहल है, तो ये जब अटैक करेंगे तो इस कार्बन पर करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, देखो सेम वैसे जैसे अपन करते हैं अभिक्रिया, यहां से ये ऐसे जाएगा O माइनस बनेगा, वापिस से इधर आएगा तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। इसका मतलब OCO-CH3 निकल रहा है और यहां पर जो जुड़ेगा CH3CO समूह जुड़ेगा। तो यहां पर देखना ध्यान से मैं किस तरीके से संरचना बना रहा हूं। पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑक्सीजन आ रहा है, तो CHO, उसके बाद CHO,
ये वाला ऑक्सीजन यहीं से, क्योंकि यहां तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये निकल रहा है हमारे पास, और H यहां से चला जाएगा और बाकी क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे कितने जुड़ेंगे, 4। और साथ में जो बाकी हमारे पास बचा है वो क्या है, CH2O, और यहां पर भी क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। वही सेम, क्या ये नई अभिक्रिया, नहीं, एल्कोहल की जो एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया है वही है सेम, एस्टर बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है यहां पर, एस्टर। ये CHO एल्डिहाइड मत समझ लेना इसको, एस्टर है ये। अगर आप चाहो इससे कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मैं इसको हटा देता हूं और H को यहां लिख देता हूं, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि दूर दूर लग रहे हैं ना। तो ये आ गया हमारे पास CHO और C डबल बॉन्ड CH3। क्लियर है, तो ये अभिक्रिया क्या बता रही है, इसका मतलब ये है कि भाई 5 मेरे को पेंटा एसीटेट मिल रहे हैं, 5 मतलब पेंटा एसीटेट। अगर पेंटा एसीटेट मिल रहे हैं इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये है अभिक्रिया पांच OH समूहों की उपस्थिति। अब देखिए, अब आपको सब कुछ पता लग गया है। सबसे पहले हमें ये पता चला कि कार्बन की श्रृंखला सीधी है। देखना आराम से एक एक चीज, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई, जल्दबाजी क्यों ही करनी है, जल्दी का काम शैतान का। लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ जब अभिक्रिया करवाई अपन ने तो नॉर्मल एक्शन मिला, सीधी श्रृंखला का पता चल गया, 6 कार्बन है। क्लियर है, उसके बाद अपन ने देखा हमारे पास HCN और NH2H के साथ कराई तो ये पता लग गया कि हमारे पास कार्बोनिल समूह उपस्थित है, बट अभी ये नहीं पता चला एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसके लिए क्या करवाया मैंने, Br2 प्लस H2 के साथ अभिक्रिया कराई, ये पता चल गया कि एल्डिहाइड है। क्लियर है, पर अभी ये पता चला है मेरे को कि एल्डिहाइड है और इसके अलावा 5 कार्बन और है जो सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, उन पर क्या है क्या नहीं वो कुछ नहीं पता। देन नेक्स्ट अपन ने क्या करवाई, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई, उससे यह पता चल गया कि एक 1 डिग्री एल्कोहल भी है। एक क्या 1 डिग्री, कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण करने पर दोनों तरफ COH आ रहा है, तो बोले सर ये तो 2 हो सकते हैं, नहीं 2 नहीं हो सकते ना, क्योंकि एक का तो पता चल ही गया है कि एक CHO है, दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या है 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल और इसका ऑक्सीकरण करता है। इन दोनों के उत्पादों का नाम याद रखेंगे हमारे पास, जिसके नाम में R आ रहा है तो उसकी अभिक्रिया R के साथ नहीं हो रही है, जिसके नाम में N आ रहा है तो उसकी अभिक्रिया N वाले के साथ नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात, इस तरीके से। क्लियर, तो अभी तक इन दो के लास्ट दोनों के बारे में पता चल गया। अब ये नहीं पता कि हमारे पास ये यहां पर क्या है, तो नेक्स्ट अपन ने कराई किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराने से पता चला कि पेंटा एसीटेट मिल रहा है, मतलब 5 एल्कोहल है, तो 5 एल्कोहल है तो इसका मतलब एक तो ये है ही, इसके अलावा 4 जो है वो 2 डिग्री है। 4 क्या 2 डिग्री, 1 डिग्री हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री अगर होता तो हमारे पास पहले जो Br2 प्लस H2 के साथ अभिक्रिया कराई तो वहां पर मेरे को उत्पाद 2 COH मिलते। क्लियर, डन, तो ये हमारे पास हो गई। अब इससे हमारे पास संरचना के बारे में अपन को नॉलेज मिल जाती है, तो इसके ओवरऑल संरचना अपन बना देंगे, बट उसके अलावा मैं आपको इसकी अभिक्रिया और करवा देता हूं। अपन एक दो अभिक्रिया जो बची है वो कर ही देते हैं अपन। अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए, नंबर 7 NaBH4 के साथ अभिक्रिया, तो अब कुछ नया नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या खतरनाक चीज है, अरे ये वही अभिक्रिया है जो तुम पढ़ चुके हो। NaBH4 ये तो सब एल्कोहल है ही, CHO को किस में बदल देगा, एल्कोहल में बदल देगा, तो हमारे पास क्या जाएगा CHO CHOH कितने 4 और यहां पर आ गया CH2OH। तो इसके साथ जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास NaBH4 हो गया, ठीक है, या फिर आप LiAlH4 के साथ कराओ, या H2 के साथ में Ni के साथ कराओ, NiPT PD जो भी है, सबका काम सेम ही है, तो अब वो बार बार करवाने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल CHO जो है वो CH2OH में बदल जाएगा और बाकी सब कुछ हमारे पास सेम रहने वाला है।
क्लियर, डन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें ग्लूकोज की संरचना के बारे में पता चल गया, तो अब अपन ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं मेरे भाई। तो अब आती है हमारे पास ग्लूकोज की संरचना। क्या आती है हमारे पास? ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना को समझने से पहले मैं आपको यहां पर दो चीजें और बताऊंगा, देन फिर अपन ग्लूकोज की संरचना पर आएंगे, चलेगा? या एक, चलो छोड़ो, पहले संरचना ही देखते हैं अपन, इतनी मेहनत की है संरचना देखने के लिए। तो सबसे पहले ग्लूकोज की संरचना की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इस तरीके से होता है, देखो भाई, ये है CHO, देन C, इस तरीके से बना लो। सबसे पहले क्या करो, एक वर्टिकल लाइन बनाई सर, अरे भाई साहब, और इसमें 4 लाइन, एक इधर, एक इधर, 2, एक इधर 3 और एक इधर 4। तो यहां पर CH2OH तो आ ही गया है, क्लियर है। उसके अलावा 2 OH इधर, फिर अल्टरनेट, ये इधर, ये इधर, और यहां पर आ गया CHO, क्लियर है, डन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अगर देखोगे बाकी जगह H है, ये मत सोचना कि बाकी जगह क्या है। आपसे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके आधार पर, अगर आपको संरचना पता है तो कर सकते हो। जैसे इसमें क्रेल कार्बन की संख्या, इसके त्रिविम समावयव की संख्या, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर संरचना पता है तो आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरा, आपने देखा है जब अपन डी और एल की बात करते थे, लास्ट कायरल कार्बन है, यस और नो? ये क्या है हमारे पास? लास्ट क्रेल कार्बन है। तो लास्ट क्रेल कार्बन पर अगर OH राइट साइड में, तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लूकोज। तो जो हमारे पास ग्लूकोज होता है जनरली वो प्लस वाला ही होता है, डेक्स्ट्रो। तो अब यहां पर इसके बारे में सिंपल से पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, ये तो डी है, अगर मेरे को एल बनाना रहेगा तो ये डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज बनाना, अब ये देख लेना, ये जेई एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डी ग्लूकोज की संरचना दे रखी थी, पूछा था कि एल ग्लूकोज कौन सा। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, अच्छा एल पूछ रही है, हमको अल्केम ले रहा है ये क्वेश्चन, हमको क्या ले रही है, अल्केम ले, डी और एल। अरे बेटे मौज कर दी बेटे, कैपिटल डी और कैपिटल, पहली बात तो कैपिटल डी और कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं यहां, बोले हमको अल्केम ले रहा है, कैपिटल डी देगा, स्मॉल कैपिटल एल पूछ रही है। अरे बेटे यहां OH राइट में, इसको लेफ्ट में लगा दे, -1 हो जाएगा, लगा दे। अगर, क्योंकि वो हमारे पास ये नहीं रहेगा, वो कुछ और ही संरचना बन जाएगी मेरे भाई। क्या बन जाएगी? कुछ और संरचना बन जाएगी। मतलब ग्लूकोज ही नहीं रहेगा मेरे भाई। वो क्या नहीं रहेगा? ग्लूकोज ही नहीं रहेगा, समझे? तो अगर एल ग्लूकोज बनाना है तो सब कुछ इधर बदल दीजिए, ये OH इधर, ये OH इधर, ये OH इधर, ये OH इधर, और यहां पर क्या आ गया भैया? CHO, ये क्या हो गया? CH2OH। काया पलट गई है मेरे भाई, H, समझा कि नहीं समझे? तो ये क्या आ गया भैया? इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज, क्लियर है? कैपिटल डी कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं होता है, पीपीएल के रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता। वो सारी चीज मैं बता चुका हूं आपको समावयवता में, जब अपन स्टार्टिंग में पढ़ा है, वापस से मैंने यहाँ पर भी वो चीज बोल दी है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर डी और एल के बारे में अगर बात करेगा तो अपन बोल देंगे हमारे पास कैपिटल डी और कैपिटल एल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं मेरे भाई, देख लो, मिरर इमेज है, जट इज क्लियर है। तो अब अगर मैं ग्लूकोज के बारे में सिंपल सी बात करूं तो अपन यहां पर बोलेंगे क्रेल कार्बन की संख्या। अगर कोई पूछे आपसे कि क्रेल कार्बन कितने हैं तो क्या बताओगे आप? बताना भाई। अगर कोई आपसे क्रेल कार्बन की संख्या पूछे तो आप क्या बताओगे कि इसमें हमारे पास 1 2 3 4 4 क्रेल कार्बन है। पहली बात तो ये डेक्स्ट्रो होता है, डेक्स्ट्रो। उससे भी पहले एल्डोहेक्सोज, अंग्रेजी हिंदी में लिख सकते हो एल्डोहेक्सोज, पहले लिखा सका हूं। क्या होता है हमारे पास? एल्डोहेक्सोज, क्योंकि एल्डो मतलब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह 6 कार्बन है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, तो इसमें 4 क्रेल कार्बन है अचक्रीय संरचना में, अभी चक्रीय भी आएगी, 4 क्रेल कार्बन। तो इसके अगर मैं बात करूं, हमारे पास त्रिविम समावयवी, अगर कोई पूछे आपसे कि इसके त्रिविम समावयवी कितने संभव है, तो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
क्लियर है, डन है। ये डेक्स्ट्रो होता है, डेक्स्ट्रो यानी कि प्लस, क्लियर है। तो ये हमारे पास यहां पर दे रखे ग्लूकोज के बारे में सिंपल सिंपल से पॉइंट से, बाकी कुछ पूछा जाएगा तो देख लेंगे अपन, क्लियर है, डन। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास दो टर्म आती है जो अभी अपन को आएगी, क्योंकि देखो अब यहां पर हमारे पास क्या CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, बट फिर भी हमारे पास ये कुछ ऐसे गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है जो कि इसको करने चाहिए, कुछ ऐसे गुणों को ये प्रदर्शित नहीं करता है जो कि इसको करने चाहिए, तो उसके लिए अपन चीजें देखेंगे। बट उससे पहले आपको दो परिभाषाएं बताता हूं। एक है हमारे पास एपीमर, क्या है मेरे भाई, एपीमर। तो अब आता है हमारे पास, यहां लिखेंगे एपीमर। क्या होता है मेरे भाई एपीमर, देखते हैं अपन। एपीमर क्या होता है, देखो, केवल एक नॉन एनोमेरिक कार्बन, ये क्या होता है एनोमेरिक कार्बन, वो अपन देंगे। नॉन एनोमेरिक कार्बन पर, केवल एक पर ही, केवल एक नॉन एनोमेरिक कार्बन पर भिन्न विन्यास, अगर हमारे पास दो संरचनाएं हैं और उन दो संरचनाओं में केवल एक कार्बन पर विन्यास का चेंज है, परिवर्तन है, अलग अलग है, तो उन दोनों संरचनाओं को एक दूसरे का एपीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपीमर। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। नॉन एनोमेरिक होना चाहिए। नॉन एनोमेरिक क्या है वो अपन अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, एनोमेरिक नॉन एनोमेरिक क्या होता है, बट अभी अपन इसको ऐसे ही देखेंगे। अब क्या है हमारे पास, यहां पर देखिए भाई साहब, पहले तो आपसे थोड़ा सा हम विनती चाहते हैं और आप थोड़ा ऐसे हो जाइए। ग्लूकोज की संरचना बनाता हूं मेरे भाई वापस से, अगर आप सब लोगों की परमिशन हो तो, जो कि मेरे को लग रहा है मिल ही जाएगी, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर, ये क्या है, CH2OH, ये OH OH, यहाँ पर OH आ गया, ये आ गया OH, यहाँ पर CHO। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, IUPAC वाली नंबरिंग अगर अपन करें तो कहां से होगी, ऊपर से होगी भाई। अगर मैं इसकी IUPAC वाली नंबरिंग करूंगा तो ये नंबरिंग कहां से होगी, इधर से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अच्छा, इसमें ये चीज और लिख लेना आप चाहो तो, कि ये मतलब बेवकूफी है यार, ये लिखना तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब एक एल्डिहाइड होता है प्लस एक होता है 1 डिग्री एल्कोहल प्लस 4 होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो अगर आपको पता है संरचना तो लिख पाओगे, और अगर संरचना नहीं पता है तो फिर तो वैसे भी कोई सेंस ही नहीं है। एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, 4, एक 1 डिग्री एल्कोहल है और 4 क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, हाँ भाई ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे यहाँ पर एपीमर, तो मैंने क्या बोला, किसी एक संरचना पर ही चेंज होना चाहिए, बस किस पर होना चाहिए, एक संरचना पर, एक ही क्रेल कार्बन पर। इसका डुप्लीकेट बना दे, लो भाई देखिए। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, इसको मैं बोलता हूं A, इसको बोला मैंने B और इसको बोला मैंने C। बोले सर ये तो तीनों सेम ही है। हाँ बिल्कुल तीनों सेम है, देखना तो अभी अभी आपको जो सेम दिख रहा है वो सेम नहीं रहेगा। एक तो भाई साहब इतना जल्दी जाता है ना ये, देखो ये OH इधर था ना, तो इसको मैं परिवर्तन करके थोड़ा इधर कर दिया, OH इधर था, OH को इधर कर दिया मैंने, ये हो गया H। तो ये तो ग्लूकोज है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ये जो है ना भाई, ये है मैनोज, इसका नाम क्या है, मैनोज। तो अगर आप इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में, तो यहां पर केवल, बाकी सब सेम है, यहां परिवर्तन है बस दूसरे कार्बन पर। तो अगर इनमें दूसरे कार्बन पर परिवर्तन है तो इनको बोलते हैं C2 एपीमर।
दूसरे किरेल, ये किरेल कार्बन है तो केवल दूसरे किरेल कार्बन पर परिवर्तन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, C2 एपीमर। तो ए और बी C2 एपीमर है। C2 क्यों, क्योंकि दूसरे कार्बन पर है, तो केवल एक किरेल कार्बन, बाकी सब कुछ सेम है। यहां OH राइट में था, लेफ्ट में चला गया, बाकी OH 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 एज इट इज सेम है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि सर ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के C2 एपीमर होते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे क्या होते हैं, C2 एपीमर होते हैं। क्लियर है, बोले हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ गया सर, समझ गए सर, बहुत बढ़िया। सेम चीज अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस वाले केस में क्या आएगा भाई, ठीक है अभी हट ही गया था, हट जाने दो। यहां OH किधर था, राइट में था, तो यहां पर OH किधर आ गया, लेफ्ट में, और यहां पर आ गया H राइट में। तो अगर आप इन दोनों में अगर देखोगे तो यहां पर जो चेंज आ रहा है वो किस पर आ रहा है, C4 पर। तो इसका नेम है भाई साहब गैलेक्टोज, ये भी काम का है हमारे, तो ध्यान रखना। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज C4 एपीमर है। क्या है हमारे पास, C4 एपीमर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। मजे की बात देखिएगा, अब मैं बोलूंगा कि हमारे पास A एंड B क्या है, C2 एपीमर। सही बात। मैं बोलूंगा कि अगर आपसे बोला जाए B एंड C क्या है, बोले सर C4 एपीमर, ये भी सही है। बट अगर आपसे बोल दे कि भाई साहब ये मैनोज और गैलेक्टोज में कोई रिलेशन है कि A एंड C, तो ये एपीमर बताओ कौन से हैं, C2 है C4, बोले सर C2 C4। बेटे, अरे बेटे बेटे बेटे, ये एपीमर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो, एक तो इस कार्बन पर विन्यास अलग है, एक इस कार्बन पर विन्यास अलग है, तो दो कार्बन पर हो रहा है, दो कार्बन पर नहीं होना चाहिए, केवल एक पर ही होना चाहिए। क्लियर है, बाकी जो त्रिविम समावेता में सिखाया वो सब सही है। क्या ये दोनों क्या विवरिम रूप समावयवी, हाँ है। क्या ये दोनों विवरिम रूप समावयवी, हाँ है। क्या ये दोनों विवरिम रूप समावयवी, हाँ है, विवरिम रूप समावयवी तो है भाई ये, क्योंकि ये एक दूसरे पर बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे। प्रतिबिंब रूप समावयवी इनके ओवरलैप थोड़ी ना कर, मतलब सॉरी, प्रतिबिंब रूप समावयवी इनके मिरर इमेज थोड़ी ना है, नहीं है, हाँ है ना। तो इसलिए ये जो बोलते हैं क्या विवरिम रूप समावयवी, डायस्टीरियोमर तो है ही। डायस्टीरियोमर की क्या पहचान होती है, तो दो संरचनाएं जो एक दूसरे के क्या नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। तो क्या ये दोनों संरचनाएं मिरर इमेज है, नहीं है। क्या ये दोनों है, नहीं है। क्या ये दोनों है, नहीं है, तो वो विवरिम रूप समावयवी तो है ही, बट एपीमर में केवल एक कार्बन पर ही चेंज होना चाहिए। हाँ, कैपिटल डी और कैपिटल एल को अगर कोई विवरिम रूप समावयवी बोले तो भैया उसमें चांटे मार देना, ये प्रतिबिंब रूप समावयवी है एक दूसरे के। कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप समावयवी। क्लियर है भाई, यहां पर इससे ये एल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भाई साहब हमारे यहां विराजमान है। क्लियर, डन। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे हिसाब से। एपीमर में अब आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है मैनोज और ग्लूकोज क्या है, तो C2 एपीमर है एक दूसरे की। क्लियर है, अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है, बोले C2 C4 एपीमर है एक दूसरे के। और मैनोज और गैलेक्टोज कौन से एपीमर है, बोले चाटे पड़ोगे भैया, चाटे खाओगे चाटे। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए अब आता है हमारे पास एक और है भाई साहब, वो देखिए अलग भाषा है। योग्य हो गया भाई, देखते हैं भाई ये क्या हो गया। मतलब मैंने सही लिखा था, बट हम क्या करें भैया, ये उर्दू भाषा आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी थोड़ी ना गलती है। ए भाई, हमारी कोनो गलती भाई, हमारी कोई गलती नहीं है। तो क्या करते हैं अपन, इसमें पेन चलाते हैं। पेन चलाएंगे भाई साहब तेज तर्रार गति से, इस वाले कलर का देख रहे हो तुम, देखना अब क्या चलेगा पेन। बस, अरे यार ये कलर है भाई, ठीक है हो गया क्लियर। अरे ये कलर है यार, कौन सा चले, अरे सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, वापस। वैसे तो ये और ये सेम कलर नहीं, थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है चलो,
अरे हो क्या रहा है? अभी तो अपन ने थोड़ी देर पहले ऐसे सेलेक्ट किया था। हाँ अब हो गया ना, अब देखता हूँ बेटे, देखो हो गया। चलो इसको बोलते हैं एनोमर। अब क्या बोलेंगे अपन? एनोमर। एनोमर क्या होते हैं देखते हैं हमारे पास। लिखो यहां पर एनोमर। अरे भाई साहब, क्लियर है? एनोमर क्या होते हैं हमारे पास वो देखते हैं। क्लियर? चलिए पहले देखते हैं अपन एनोमर कार्बन। मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मुख्य क्रियात्मक समूह वाला जो कार्बन है, मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन, या तो एल्डिहाइड या फिर क्या रहेगा हमारे पास? कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन जो हमारे पास रहेगा वो मुख्य क्रियात्मक। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एल्डिहाइड में सॉरी ग्लूकोज में बात करूं, तो ग्लूकोज में हमारे पास एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? पहला कार्बन, क्योंकि CHO एक नंबर पर आता है। क्लियर है? एल्कोहल नहीं, एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन के होते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्योंकि एल्कोहल तो बाद में आता है। क्लियर? तो एनोमेरिक कार्बन हमारे पास आ गया है। अब बोलते हैं अपन एनोमर किसको बोलते हैं हमारे पास? यदि यदि केवल केवल एनोमेरिक कार्बन एनोमेरिक कार्बन पर अलग अलग विन्यास हो, ध्यान रखना केवल लिखा है मैंने, और किसी कार्बन पर नहीं होना चाहिए, केवल एनोमेरिक कार्बन पर। एपीमर में तो कोई भी कार्बन हो सकता था, नॉन एनोमेरिक। यहां पर क्या दे रखा है? केवल एनोमेरिक कार्बन पर अलग अलग विन्यास हो तो वे संरचनाएं एनोमर कहलाती है। क्लियर है? इसमें ध्यान रखेंगे, यदि एनोमेरिक कार्बन पर एनोमेरिक कार्बन पर OH राइट साइड में है, OH किधर है? राइट साइड, तो उसको बोलते हैं अपन एल्फा। और अगर यदि OH लेफ्ट साइड में है तो उसको अपन बोलते हैं बीटा। उसको अपन क्या बोलते हैं? बीटा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर मैं एल्डिहाइड की बात मतलब ग्लूकोज की बात करूं हमारे पास, तो ये देखो C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ ये देखे, ये मत देखना अरे चल जी, ओ मास्टर जी आप बोल रहे थे OH, OH था ही नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, अभी आ जाएगा वो। ये आ गया OH4, यहाँ पर क्या आ गया? CH2OH। ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज है।
तो इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, ये रहा एनोमेरिक कार्बन। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो यही क्या है हमारे पास, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है। और फ्रक्टोज की अगर मैं बात करता हूं, जो कि अपन अभी बात करेंगे, तो फ्रक्टोज में क्या है, CH2OH, यहां पर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, देन आएगा CHOH, कितने 3, और फिर आ गया CH2OH। संरचना बनाएंगे, टेंशन मत लो। तो यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह कहां दिख रहा है आपको, बताना जरा भाई, ये रहा कीटोन। तो ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है। तो कीटोन में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, नंबर 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। यहां पर एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, 1। तो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पहला होता है, कीटोन में एनोमेरिक कार्बन कौन सा रहता है, हमारे पास C2 रहता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह वाला कार्बन जो है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन वाला है, उसी को एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। क्लियर है। तो अब हमारे पास ये अल्फा बीटा एक दूसरे के क्या रहेंगे, अल्फा बीटा एक दूसरे के एनोमर रहते हैं, सेम ही यौगिक के। ऐसा नहीं ग्लूकोज का अल्फा ले लिया, फ्रक्टोज का बीटा, बोलो चल जी एनोमल एनोमल हो गए, एनोमल चार्टे पढ़ेंगे फिर। क्लियर है। अल्फा बीटा एक दूसरे क्या कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर कहलाएंगे। सेम यौगिक के अल्फा बीटा एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। क्लियर। चलिए भाई, अब अपन देखते हैं हमारे पास यहां पर, अब देखिए भाई साहब, ग्लूकोज की जो अपन ने संरचना पढ़ी थी, उसमें दिक्कत ये थी कि हमारे पास जो अपन ने अचक्रीय संरचना पढ़ी है, तो उसमें अपन ने देखा, बट समस्या है कि भाई साहब वो कुछ दिक्कत है क्या, देखिए ग्लूकोज की जो सीधी श्रृंखला है वो सिर्फ परीक्षण नहीं देती है, जबकि उसको देना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो सिर्फ परीक्षण देना चाहिए। सिर्फ बेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ परीक्षण की बात कर रहा हूं, जो कि उसको देना चाहिए, बट वो सिर्फ परीक्षण नहीं देती है, तो ये दिक्कत वाली बात है। और एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि अचक्रीय संरचनाएं, ग्लूकोज की अचक्रीय संरचनाएं, ग्लूकोज की अचक्रीय संरचनाएं निम्न अभिक्रियाएं नहीं दर्शाती है। सिर्फ परीक्षण नहीं देती है, पहली चीज जो कि देना चाहिए। सभी एल्डिहाइड का मैंने बताया था कि NaHSO3 के साथ अभिक्रिया होनी चाहिए, बट वो भी नहीं करती है, तो ये भी गलत है हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट होता है, अगर ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट हमने देखा कि भाई जो 5 एल्कोहल ग्रुप है वो सब जो एनहाइड्राइड के साथ एसिटेट बना लिए, तो उसके बाद हमारे पास CHO ग्रुप तो है, बट वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, पेंटाएसिटेट। क्लियर है। एक और है, वो क्या है हमारे पास कि भैया ये 2,4, अरे यार इधर, अरे हम बोल रहे हैं इधर चलो, ऐसे नहीं चल सकते क्या अपने आप से, अरेंज, अरे डिलीट, 2,4-DNP परीक्षण भी नहीं देते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा पहले कि जब मैंने आपको बताया कि भाई जब अपन ग्लूकोज की संरचना फाइंड कर रहे थे कि यार जो आपने ये एल्डिहाइड कार्बोनिल के लिए जो आपने ये टेस्ट किया HCN के साथ NH2H के साथ, ये भी क्रिया वैसे कर लेते आप, मतलब 2,4-DNP टेस्ट करके कर लेते, बट 2,4-DNP टेस्ट तो देता ही नहीं है। क्लियर है। तो अब कारण यह है कि क्यों नहीं देता, क्योंकि यह सभी, इन सभी का कारण, इन सभी का कारण ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो चक्रीय संरचना के रूप में भी रहता है, चक्रीय संरचना है। क्या हमारे पास चक्रीय, इन सभी का कारण ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है।
डन है भाई। अब चक्रीय संरचना में क्या होगा हमारे पास, देखते हैं हमारे पास चक्रीय संरचना में क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। क्लियर है? तो ये देखने के लिए आप सभी को यहां पर आना पड़ेगा। आ जाइए। देखिए मैंने आप सभी को बताया था, अगर आपको याद हो, आप जब ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में जब अपन जीओसी पढ़ रहे थे तो आपने फ्यूरेन और पाइरेन जैसी संरचनाएं पढ़ी होंगी। याद आ रहा है कुछ? फ्यूरेन पाइरेन याद आ रहा, नहीं आ रहा? अब गंवार लोग, कब याद आएगा तुम्हें भाई, कब समझोगे तुम यार, कब मेरे जीवन का दुख कम करोगे भाई? करोगे भी या नहीं करोगे, बढ़ाओगे ही है भाई? नहीं बताओगे? क्यों? अच्छा सॉरी, उधर क्यों देख रहा हूं, कमेंट थोड़ी ना आ रहे। ठीक है, अभी वो तो बाद में आएंगे। देखो 6 सदस्य की वलय, जिसमें ऑक्सीजन हो, छह सदस्य की वलय ऑक्सीजन सहित, क्या बोलते हैं उसको? पाइरेन। क्या बोलते हैं हमारे पास? पाइरेन। क्लियर है कि भाई? और 5 मेंबर रिंग है तो उसके तो नाम से ही पता चल रहा है, F4 5 F4 फ्यूरेन। तो 5 सदस्य की जो वलय है, ऑक्सीजन सहित, इसकी तो संरचना भी आपको आनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? फ्यूरेन। बताया था जिसके नाम में N है उसकी संरचना में N नहीं आवेगा, ये फ्यूरेन है। पायरेन की अगर बात करोगे हमारे पास, तो मान लो ये ऑक्सीजन आ गया, क्लियर है? ये पायरेन है, ये फ्यूरेन है। डन है? तो ये हमारे पास आ गई। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो चला जाता है भाई। हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर 6 सदस्य की वलय रहेगी तो हमारे पास 6 सदस्य की वलय को अपन बोलेंगे, तो 6 सदस्य की वलय को अपन बोलेंगे पायरेनोज। यहां पर जो संरचना बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? पायरेनोज। अगर हमारे पास आगे चल के 6 सदस्य की चक्रीय संरचना बनेगी जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, उसको अपन बोलेंगे पायरेनोज। द्विबंध नहीं रखने हैं आपको, क्लियर है? और 5 सदस्य की जो वलय संरचना बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। क्लियर है? एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, जो पढ़ी है उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कि हमारे पास अगर यहां पर R C डबल बॉन्ड O H है, मान लीजिए एल्डिहाइड ही है, इसकी अभिक्रिया अगर मैं R-OH के साथ करता हूं, H+ की उपस्थिति में, एल्कोहल के साथ कर रहे हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया रहती है, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? आपको याद होगा हेमीएसिटल बनता है। तो RC और यहां पर आ गया मान लो OH, यहां पर आ गया H, और ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, सही है? तो यहां बन जाएगा OR डबल OR-, ये क्या है हमारे पास? हेमी एसिटल। ऐसे हमारे पास हेमिकीटल बनता। और ध्यान रखना यहां पर ये sp2 संकरित कार्बन है, तो यहां पर प्लस माइनस रहेगा, मतलब ये क्रेल कार्बन है, तो यहां पर दोनों विन्यास संभव है, RB और sp। क्लियर है? अगर ये क्रेल रहता है तो। सेम चीज अगर मेरे पास मान लीजिए ये एल्डिहाइड ना होकर कीटोन के साथ भी चीजें हो सकती है। एल्डिहाइड की जगह किस पर हो सकती है? कीटोन में भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास यहां पर मैं इसको R-, लिखूं, ये क्या आ गया? R-, मान लिया, ये R-, मान लिया मैंने, तो R-, हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? R-। तो इसको हेमी एसिटल बोल लो, या इसको हेमिकीटेल भी बोल सकता हूं मैंने बताया था एसिटल आप किसी को भी बोल सकते हो।
हेमी एसिटल चाहे एल्डिहाइड से हो चाहे कीटोन से हो, बट हेमी कीटल आप इसी को बोल सकते हो, यहां हेमी कीटल नहीं है। हेमी का मतलब क्या है, जब OR और OH समूह जुड़ा हो, जब OR और OH समूह जुड़ा हो उसको अपन क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अगर एक बार और अभिक्रिया करा दूंगा तो हमारे पास क्या बनता था, एसिटल और एसिटल या फिर कीटल बनने लग गए। क्लियर है, बस यही चीज है। अब अपन देखते हैं हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए भाई डायरेक्टली बता देता हूं आपको, यहीं से इधर ये हमारे पास दिख रहा है आपको ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। क्या है हमारे पास, डी ग्लूकोज। ये जो प्लस दे रखा है बीच में, यहां लिख देता हूं वापस से, डी प्लस ग्लूकोज, क्योंकि मैंने बोला था कि ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो होता है। ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया डी प्लस। इस प्लस का मतलब स्मॉल डी है, इस प्लस का मतलब क्या है, स्मॉल डी, यानी कि ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि डेक्स्ट्रोलिवो है। और यहां पर क्या आ गया, ग्लूकोज। क्लियर है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बोला मैंने कि एल्डिहाइड और कीटोन अगर एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। तो यहां पर क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज है हमारे पास, तो ग्लूकोज में क्या होता है कि C1 यानी कि एल्डिहाइड एंड C5 का OH मिलके क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल बनाएंगे। क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल। अब ये टाइम कम लगे इसलिए मैंने यहां पर ये बना रखा है। मैं सोच रहा था कि 1.25 घंटे का लेक्चर दूंगा, बट 1.5 तक चला जाएगा क्योंकि 1:21 हो गया है ऑलरेडी। बस ज्यादा नहीं, बस ये बता रहा हूं कि किस तरीके से बनाना है। एक होमवर्क के लिए दूंगा, बीटा आपको खुद को बनाना रहेगा। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है, तो अब देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5, तो यहां से ये 1 ये 2, तो क्या होगा हमारे पास, इधर से ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो यहां से निकलने वाला कुछ भी नहीं है, तो यहां से ये क्या बना लेगा, हेमी एसिटल बना लेगा। तो यहां OR जुड़ेगा भाई, ये H, ये क्या बनेगा, जब इस पर अटैक करेगा तो ये तो OH बनेगा, और यहां पर क्या जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा OR। तो OR को अब ये उठा के यहां तो ला नहीं सकता, तो उसका दिखाने का तरीका ये है हमारे पास। इस कार्बन पर कौन रहेगा, H OH और OR। इस कार्बन पर कौन रहेगा, H OH और OR। R तो पहले से ही, तो वही सेम चीज है, ये R तो पहले से ही, ये H ये OH और क्या रहेगा, OR रहेगा। OR कौन सा, जो अल्कोहल वाला है वो। तो अब सेम चीज यहां पर देखना, जब ये इस पर अटैक कर रहा है तो जैसे ही मैंने बताया कि अगर ये कार्बन क्रेल है तो दो संभावनाएं हैं, तो दो संभावनाएं कौन सी है, एक OH राइट में आ सकता है, H लेफ्ट में, यहां OH लेफ्ट में आ सकता है, H राइट में आ सकता है। ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन है भाई, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। बोले सर ये भी नहीं, ये कार्बन नहीं है, बस बनाने का तरीका है। तो ये आ गया हमारे पास OR, ये क्या है, OR है। और इस संरचना को देख के भी आप बोल सकते हो कि ये डी ग्लूकोज है। कैसे, क्योंकि यहां का OH गायब जो है वो राइट साइड वाला गायब है, यहां का जो OH गायब है वो राइट साइड वाला गायब है। क्यों, क्योंकि OH ने तो इसके साथ मिलके OR बंद बना लिया ना भाई, यहां पर OH ने यहां पर मिलके क्या बना लिया है, OR वाला बंद बना लिया है। क्या बना लिया हमारे पास, OR वाला बंद बन गया, ये रहा OR। क्लियर है, तो अगर हमारे पास OH राइट साइड में है तो राइट वाले को क्या बताया था मैंने, एनोमर में राइट वाला अल्फा और लेफ्ट साइड वाला बीटा। तो ये लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया हमारे पास बीटा। ये किधर है, लेफ्ट में, ये लेफ्ट में है एनोमेरिक कार्बन पर। ये कार्बन वही है एनोमेरिक कार्बन। यहां एल्डिहाइड नहीं मिलेगा अब आपको, एल्डिहाइड में थोड़ी ना भाई साहब उसका विन्यास चेंज होएगा, ना 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 ना, यहां पर हेमी एसिटल ही है। ये कौन सा है, हेमी एसिटल। चाहे तो आप ये भी दे सकते हो कि चक्रीय संरचना में जो हेमी एसिटल का जो कार्बन रहेगा वही क्या रहता है हमारे पास, एनोमेरिक कार्बन रहता है। तो ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसमें OH अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे अपन बीटा, और यहां पर OH किधर है, राइट साइड में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा। क्लियर है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है हमारे पास, बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है मेरे भाई, एनोमर। क्योंकि इनमें, इनको एपीमर मत बोल देना, क्योंकि जो विन्यास में परिवर्तन है केवल C1 कार्बन पर है। C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। क्या है, एनोमेरिक कार्बन। तो अब मजा आया जो आपको यहां पर बताया मैंने भाई, एनोमर वाली जो बात बताई आपको, अब स्वाद आया होगा आपको यहां पर। अरे भैया कहां, ये रहा कि एनोमर क्या होता है हमारे पास, केवल एनोमर कार्बन कौन से थे, मुख्य क्रियात्मक समूह। उसके बाद यदि केवल एनोमेरिक कार्बन पर अलग अलग विन्यास हो
और अगर OH राइट में है तो अल्फा, OH लेफ्ट में है तो बीटा। तो वही सेम चीज हमारे पास यहां पर हो रही है, वही सेम चीज हमारे पास यहां पर हो रही है। ये आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई? डन? समझ में आ गई बात? राइट साइड में OH अल्फा, लेफ्ट साइड में OH बीटा। क्लियर? डी है या एल है, कैपिटल डी या कैपिटल एल है, वो यहां से पता चलेगा लास्ट क्रेल कार्बन से, वही सेम चीज है। अल्फा या बीटा है वो एनोमेरिक कार्बन से पता चलेगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी हावर्थ संरचना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? हावर्थ संरचना। तो हावर्थ संरचना बनाने के नियम, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले ऑक्सीजन को राइट साइड में टॉप में रखते हुए छह सदस्य की वलय बनानी है। पहला रूल, ठीक है, लिखते चलो। राइट साइड का मतलब क्या हो गया? मतलब बिलो द प्लेन। मतलब नीचे की ओर। और लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो जाएगा? अबव द प्लेन। ऊपर की ओर। क्लियर है? अच्छा, इन सब चीजों में एक चीज का ध्यान रखेंगे यहां पर कि लास्ट क्रेल कार्बन, लास्ट CH2OH, अंतिम CH2OH ऊपर की ओर ही रहेगा। क्लियर है? डन? अभी कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को पता है आपको, टेंशन मत लो बेटे। हमें ना यार ऐसे कैसे यार, मतलब तुम यार ऐसे बात। चेतावनी छोटी सी, और ये चेतावनी है RIQ वाली। मतलब यहां से क्वेश्चन बनाए मजा आ जाए कि यदि अंतिम CH2OH नीचे कर दिया तो सेकंड नियम अपोजिट हो जाएगा। सेकंड नियम कौन सा है? ये नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 2, ये नियम नंबर 3। क्लियर है? अगर मान लो CH2OH नीचे कर दिया तो क्या होगा? राइट का मतलब फिर नीचे नहीं होगा, फिर राइट का मतलब ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्लियर? आप ये ध्यान रखेंगे, सिंपल। क्लियर? तो उसका उल्टा अपन अपने आप कर देंगे। कैसे? देखिए भाई, ये कर रहा हूं लास्ट, इसके बाद आपको बनाना है। यहां पर हमारे पास ये अल्फा, ये बीटा है, ये अल्फा है, कैसे पता चला? यहां से ये हमारे पास अल्फा है। क्लियर है? डन? अब देखिए हमारे पास ये जो आपको पहला रूल लिखा है, इसका क्या मतलब है कि अगर 6 सदस्य की वलय बनानी है मेरे को, तो यहां से ऐसे बनेगा। ये आगे ऑक्सीजन टॉप राइट में, ये। क्लियर है? नंबरिंग क्लॉकवाइज में ही करते हैं, नंबरिंग क्लॉकवाइज में करनी है। यहां पर इसमें ये नंबरिंग क्लॉकवाइज में करें, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से, ये 5, इस तरीके से नंबरिंग करते हुए चलेंगे। क्लियर है?
तो आ जाइए भाई। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, हमारे पास ये बना दिया 6 सदस्य की वलय, यहां ऑक्सीजन आ गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे अपन, एक, ओहो, 1 2, अरे यार 3 4 5, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये नंबर 1 है, तो यहां से नंबर 1 करेंगे, क्योंकि एक कार्बन पर क्या है, OH और H है, तो ये 1, ये क्या होगा हमारे पास, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, छठवा कहां है, छठवा हमारे पास ये है। तो मैंने क्या बोला, लास्ट क्रेल का लास्ट जो CH2H है वो ऊपर रहेगा, तो CH2OH ये ऊपर ही रहना चाहिए मेरे भाई, कहाँ रहना चाहिए, ऊपर। अगर ये नीचे रहा तो मैं भी बता दूंगा क्या होगा हमारे पास, वो यही बना दूंगा, क्लियर है। ये आगे अब हमारे पास देखो फर्स्ट कार्बन पर, देखो फर्स्ट पर मैंने क्या बोला, राइट का मतलब नीचे, तो फर्स्ट कार्बन ये है, OH किधर है, राइट, तो OH अगर राइट है तो OH यहां आएगा नीचे और H चला जाएगा ऊपर। सेकेंड कार्बन पर देखो OH दोबारा राइट, तो नीचे यहां H। थर्ड कार्बन पर देखोगे OH लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड का मतलब ऊपर, ये नीचे। फोर्थ कार्बन का मतलब OH राइट में है, तो राइट वाला नीचे, ये आ गया ऊपर, और यहां कुछ सोचना ही नहीं, यहां पर ये आ गया, क्लियर है। अब ये किसकी संरचना है, ये यहां से देख के पता लगाना है आपको, क्योंकि C1 कार्बन कौन सा है, ये आपका एनोमेरिक कार्बन, यहां पर देखो हेमीएसिटल बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, हेमीएसिटल दिख रहा है क्या आपका, यही एनोमेरिक कार्बन है। कैसे, ये OH ये OR, एक कार्बन पर OH और OR रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोमेरिक, वो हेमीएसिटल बोलते हैं, क्लियर है। अब ये अल्फा ये बीटा है, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि ये संरचना दे रखी है और तब आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको इधर देखना है भाई साहब, चेतावनी, चेतावनी की तरफ देखना है, ये रही चेतावनी, ये क्या है आपकी चेतावनी है, तो चेतावनी बिल्कुल सही जगह है क्या, यस सर, चेतावनी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, CH2H ऊपर, मतलब नॉर्मल रूल। तो अब देखा अपन ने पहले वाले कार्बन पर OH किधर है, नीचे की तरफ है, OH किधर है, नीचे, नीचे का मतलब किधर हो गया, राइट, और राइट का मतलब क्या हो गया, अल्फा, तो इसका मतलब ये कौन सा है, अल्फा ग्लूकोज है, क्या हो गया हमारे पास, अल्फा डी ग्लूकोज। यहां मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाया, ये वाला प्लस अलग ही है, वो तो अलग ही आएगा, वो है, क्लियर है। अगर यहां पर मान लीजिए जो मैं आपको बात कर रहा था चेतावनी वाली, अगर वो मान लो ऐसा कर दे कि भाई साहब यहां CH2OH कर दिया, तो अब पता है क्या, पूरी कहानी बदल जाएगी। अगर आपको यही बनाना है तो अब राइट का मतलब लेफ्ट ले लो, या फिर राइट का मतलब नीचे था तो नीचे जगह ऊपर, तो यहां पर क्या आएगा, ये OH नीचे है ना, अब OH ऊपर आएगा आपका, मतलब इसकी जस्ट उल्टा बनेगा, यहां OH नीचे है तो यहां OH ऊपर आएगा, यहां OH ऊपर है तो OH नीचे आएगा, यहां OH नीचे है तो यहां OH ऊपर आएगा, ये आ गया। और आपसे पूछा जाए कि हमारे पास ये क्या है, तो मेरे भाई ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। बोले सर ये क्यों है, ये तो बीटा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि सर OH ऊपर है, ऊपर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बीटा, बट बीटा वो तब जब हमारे पास चेतावनी, चेतावनी मेरे भाई, चेतावनी मेरे भाई, यहां पर देखो रेड जोन आ गया है, चेतावनी मुंडे, चेतावनी, तो चेतावनी में क्या हो गया, रेड जोन है, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दो भाई, उल्टा करना पड़ेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, चेतावनी सही है, ये सही है, बट यहां चेतावनी पर खेल खत्म, क्योंकि CH2OH का है नीचे, तो नीचे तो खेम उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पर ये हेमीएसिटल है, क्लियर है। अब आपका काम क्या है, बस हो गया, मेरी क्लास इतनी है। यहां पर जो बीटा वाली है ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है, क्लियर है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको करने, फ्रक्टोज और डाइसेक्राइड वगैरह, पॉलीसेक्राइड सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्रक्टोज वगैरह पूरा अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा एक साथ करवाया जाए, जो आपसे पॉसिबल ही ना हो करना, तो वो नहीं करेंगे अपन, ठीक है। बाकी 4-5 क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, होमवर्क में दे रहा हूं, वो करिएगा। डीपीपी आज नहीं दे रहा हूं, डीपीपी कल ही दी जाएगी, ठीक है, आज कोई डीपीपी नहीं है। ये होमवर्क के क्वेश्चन है जो कर लेना आप, ठीक है। ये आ गया, होमवर्क हो जाएगा आराम से, जो सिखाया है वही करना है। होमवर्क ब्रोमीन जल Br2H2O के साथ, होमवर्क
होमवर्क, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, होमवर्क, ये आ गया, नोट्स, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, अपचायक, अनपचायक शर्करा, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा घूर्णन, जो भी है सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे एमिनो अम्ल थोड़े से स्टार्ट हो जाए, क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि 3 लेक्चर में हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। डीपीपी नहीं है आपको, पर ध्यान रखना है कि रिवीजन वगैरह ढंग से कर लीजिएगा, ठीक है। डीपीपी आज नहीं दे रहा हूं कुछ भी, ठीक है। सीधे क्वेश्चंस आते हैं यहां से, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू लेवल। याद रखना है कि ये रेस सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है, ये रेस है हमारे पास रैंक की, और ये रेस हम तब जीतेंगे जब हम एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, डेली का काम डेली करेंगे, और जीतनी ही है, ठीक है। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।